नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9। एक तरफ तो आम जनता महंगाई से परेशान है तो दूसरी तरफ बढ़ती बीमारियां भी जीने नहीं दे रही। इंसान है तो बीमारियां होंगी ही, लेकिन तब क्या करें जब मुसीबत के समय काम आने वाली मेडिक्लेम भी डायन बन जाए। लोग मेडिक्लेम इसलिए करवाते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें आर्थिक मदद मिल सके, लेकिन ऐसा होने से रहा उल्टे यही मेडिक्लेम अब डायन बनकर खाए जा रही है। किसी आम व्यक्ति को बीमारी हुई, इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए और बीमा कंपनी ने मेडिक्लेम के पैसे देने से इनकार कर दिया। ऐसी कहानियां तो आपने कई सुनी होंगी, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि मेडिक्लेम कंपनीज की इस धांधली से अब डॉक्टर्स भी अछूते नहीं हैं। ये तस्वीर है डॉक्टर आदित्य भटनागर की। डॉक्टर आदित्य फिजिशियन है और दुबई में अपना क्लिनिक चलाते हैं। साल में एक आध बार आदित्य अपने माता पिता से मिलने मीरा रोड भी आते हैं। वैसे तो आदित्य पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन जब ये खुद बीमार पड़े तो मेडिक्लेम कंपनी ने इनकी एक ना सुनी और इनके इलाज में आए खर्च का एक पैसा भी नहीं चुकाया। डॉक्टर आदित्य तो दुबई लौट गए, लेकिन उनकी 61 साल की वृद्ध मां को मेडिक्लेम के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। नहीं, टीपीए ने पहले तो कुछ भी ऐसा नहीं बोला था, क्लेम सबमिट कर दिया। उसके बाद एक दिन रिसेप्शन से फ़ोन भी आया कि डॉक्टर आपका क्लेम पास हो गया, बट ऑन फाइन डे दे सेंट अ लेटर कि आपका क्लेम नहीं पास हुआ है और इट्स अ प्री एग्जिस्टिंग इलनेस। देन मैनी टाइम्स माय सन सेड प्री एग्जिस्टिंग नहीं हो सकता, ये इन्फेक्टिव है तो कैसे हो सकता है। अगर पहले से इन्फेक्शन हो तो बहुत बढ़ जाता, बहुत सालों से होता तो, लेकिन वो लोग नहीं, उन्होंने उसको। बात साल 2008 की है। इस वक्त डॉक्टर आदित्य को और इन्फेक्शन के कारण पेरिनियल हीमेटोमा के शिकार हो गए। डॉक्टर आदित्य ने हिंदुजा हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया और उनके इलाज में करीब 50,000 रुपए का खर्च आया। लेकिन जब डॉक्टर आदित्य और उनके माता पिता नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के पास गए तो उन्होंने एक पैसा भी देने से इनकार कर दिया और वजह बताई कि आदित्य को ये बीमारी पहले से थी। अरे ये तो ऐसा है कि जो एक डॉक्टर का केस है, ये तो उनको शर्म आनी चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी को एक डॉक्टर को चीट कर रहे हैं। एक डॉक्टर जो बेचारा बीमार हो गया था, हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था, तो उसको उसने अपना क्लेम फाइल किया था न्यू इंडिया एश्योरेंस से, तो उसका क्लेम नहीं दिया इन लोग ने और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का क्लॉज लगा दिया। और वो डॉक्टर खुद बोल रहा है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज क्या होती है वो मुझे मालूम है, तो हमको क्या बना रहे हो आप। TV9 के हाथ लगे हैं वो दस्तावेज जिसमें डॉक्टर आदित्य का इलाज करने वाले डॉक्टर ने इस बात की प्रमाणिकता दी है कि डॉक्टर आदित्य को ये बीमारी पहले से नहीं थी। लेकिन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को ये बात शायद समझ में नहीं आती है। एक डॉक्टर का इलाज होता है, उसका इलाज करने वाला डॉक्टर भी प्रमाणित करता है, फिर भी इंश्योरेंस नहीं मिलता। तभी तो हम कह रहे हैं मेडिक्लेम डायन खाए जात है। प्रत्युष भास्कर, TV9। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नरेंद्र करकेरा जी, सीनियर एडवाइजर हॉस्मैक इंडिया के, साथ ही अरुण सक्सेना जी जो कि अध्यक्ष हैं इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के, और मौजूद हैं कल्पना भटनागर जी जो कि पीड़ित हैं, खुद उनके बेटे को मेडिक्लेम नहीं मिला, जो कि एक डॉक्टर है। साथ ही माहिम से जुड़े हैं डॉक्टर MS कामत जो जनरल सेक्रेटरी हैं कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी के, और हमारे स्टूडियो वेस्ट से जुड़ रहे हैं हर्ष रोंगटा जी जो कि CEO हैं अपना इंश्योरेंस.com के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है TV9 में। कल्पना जी, सबसे पहले चर्चा आपसे शुरू करेंगे, आपसे आपकी ज़बानी सुनना चाहेंगे आप बीती। ऐसा है कि मेरे बेटे को अचानक जॉगिंग करते हुए तकलीफ ऐसी हुई और वो बढ़ गई, तो फिर हम लोग हिंदुजा हॉस्पिटल गए तो उन्होंने कहा ये इमीडिएटली ऑपरेट करना पड़ेगा जी। तो वो पेरिनियल हीमेटोमा उन्होंने डायग्नोस किया ऑपरेशन के बाद, क्योंकि खाली ब्लड क्लॉट्स थे उसके अंदर और उसमें इन्फेक्शन था जी। तो उसमें कितना खर्चा आया? उसमें करीब 50,000, तो क्लेम का जो खर्चा है वो 50,000 और ऊपर तो और चीज़ें होती हैं बहुत कुछ। तो आपने जो मेडिक्लेम कराया था उसका कुछ वो आपको नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। जब आपने इस मेडिक्लेम के लिए कहा तो उसमें क्या आपसे कहा गया? नहीं, उन्होंने कहा है तो प्री एग्जिस्टिंग इलनेस थी, और जबकि वो मेडिक्लेम की पॉलिसी हमारे पास 5 पॉलिसी अभी तक हम उसी कंपनी से मेडिक्लेम ले रहे हैं जी।
अब हम बात करेंगे डॉक्टर MS कामत से, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी के। कामत जी, बहुत ही आम बात है कि जब भी मेडिक्लेम की बात होती है तो ये कहा जाता है कि ये पुरानी बीमारी है, ये इसमें नहीं आता, क्या कहेंगे? देखिए, दरअसल इसमें क्या बीमारी है क्या नहीं है, मैं समझता हूँ ये सब ये एजेंट लोगों का काम है, इनका काम होता है ये सब बताने के लिए जी। दुख मुझे इस बात का है कि ये एजेंट लोग हमारे कंज्यूमर्स को कुछ बताते ही नहीं है कि आपको क्या परेशानी है, आपको किस तरह ये फॉर्म भरना है, आपको क्या प्री एग्जिस्टिंग क्या होता है, ये पॉलिसी किस चीज़ के लिए, कुछ नहीं बताते। तो दुर्भाग्यपूर्ण, इसके वजह से कंज्यूमर्स तो बिल्कुल अंधेरे में रह जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीच में इसमें अपना हाथ धोकर इस पूरे इंश्योरेंस पॉलिसी का सर्वनाश कर देते हैं। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि कंज्यूमर्स को इसमें बहुत ही अलग अलग तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। कामत जी, जैसा आपने बोला कि कंज्यूमर्स को कुछ भी पता नहीं होता, वो अंधेरे में रखे जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब कोई एग्जीक्यूटिव आता है घर पर, इंश्योरेंस की बात करता है, तो उस समय तो इतना आसान होता है सब कुछ कि लगता है बस 1 मिनट में चीज हो गई और ये सुविधा हम अवेल कर सकते हैं, जबकि बाद में कहानी कुछ और ही होती है। किसकी जिम्मेदारी, आखिर कौन एजुकेट करेगा? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोगों को एजुकेट करना दरअसल हम जैसे कंज्यूमर सोसाइटीज का काम है। जो जितने भी कंज्यूमर सोसाइटीज हैं, ये हमारा काम है कि हम हर हमारे कंज्यूमर को बताएं कि भाई ये इंश्योरेंस क्या होता है, और उसके बाद ये एजेंट का भी काम होता है जी। अनफॉर्चुनेटली, या जैसे मैंने कहा, दुख की बात यह है कि ना हमारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस कुछ कर रहे हैं, और एजेंट्स तो सिर्फ अपने कमीशन के पीछे भागे रहते हैं। अरुण जी, आप इस पूरे मसले पे क्या बोलेंगे? देखिए, जहाँ तक ये सवाल है कंज्यूमर के एजुकेशन का, जब भी वो पॉलिसी लेता है तो उसको ये जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी बेसिक जिम्मेदारी है, क्योंकि जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कोई इंश्योरेंस की एक्सपर्ट नहीं होती है जी। तो जो इंश्योरेंस के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनकी पहली जिम्मेदारी होती है कि वो कंज्यूमर्स को प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब अच्छाई उनके लिए क्या है और बुराई क्या है इस पॉलिसी की, ये दोनों चीज़ें इंश्योरेंस कंपनी को बताना चाहिए। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि अच्छाई बताती हैं और जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो बताती नहीं हैं। और दूसरी चीज़ कि जो प्री एग्जिस्टिंग का क्लॉज है, मेरी ये समझ में नहीं आता कि प्री एग्जिस्टिंग क्लॉज लगाना ही क्यों, ये क्लॉज होना ही नहीं चाहिए। आदमी इंश्योरेंस इसलिए लेता है कि जब हमको मजबूरी हो तो हमको पैसा मिले, और इंश्योरेंस जो है वो एक सोशल सर्विस की चीज़ है। ये तो गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि इंश्योरेंस सबको मिले। अब इंश्योरेंस में आप प्री एग्जिस्टिंग क्लॉज लगा दो, कि मतलब ये कि कुछ लोगों को आप इंश्योरेंस देना चाह रहे हो, कुछ नहीं देना चाह रहे हो, ये सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। तो प्री एग्जिस्टिंग का क्लॉज होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी आदमी को की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम होता है, चाहे वो डिजीज उसको पहले थी या नहीं थी या किसी और कारण हुई, उसका लिए कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर किसी को डिजीज हुई है, वो हॉस्पिटल गया है, उसका हाई बिल आया है, तो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना चाहिए, तभी ये चीज जो है दूर होएगी। नहीं तो ये कंटिन्यूस वही है, जैसे मुर्गी पहले आई है अंडा पहले आया, वही वाली सिचुएशन है, ये कभी खत्म नहीं होगी। कामत जी, आप क्या अग्री करते हैं इस पर कि ये क्लॉज होना ही नहीं चाहिए? देखिए, ये कहना बहुत आसान है कि प्री एग्जिस्टिंग क्लॉज नहीं होना चाहिए। मुझे इंश्योरेंस के बारे में थोड़ी जानकारी है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ आपको जी कि ये अगर एक बीमार आदमी एक पॉलिसी को लेता है तो ये इनडायरेक्टली एक फॉर्म ऑफ चीटिंग ही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि जिसको कैंसर है वो पॉलिसी लेगा, 2000 रुपया भरेगा, 5 लाख रुपए का क्लेम करेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता है। एट द सेम टाइम इंश्योरेंस सबको देना चाहिए, लोगों को इंश्योरेंस होना चाहिए, ये बहुत बड़ी और अहम बात है जी। जैसे मैंने कहा कि आज हमारे देश में ज्यादातर लोग इंश्योरेंस तब लेते हैं जब वो बीमार हो जाते हैं। ये अगर आप अमेरिका में जाएंगे या कोई अच्छा वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे तो आप देखोगे कि हर एक आदमी को, भले वो बीमार हो या ना हो, उसको इंश्योरेंस रहता है। देखो, इंश्योरेंस की सबसे बड़ी बात यह है कि 100 आदमी जब पैसे देते हैं और उसमें से एक आदमी जब बीमार होता है तो 100 आदमी के जितने भी पैसे हैं वो इस एक आदमी को दिया जाता है। अगर 100 आदमी में 10 बीमार होने लगे तो प्रीमियम्स इतने बढ़ जाएंगे कि मेरे जैसा कंज्यूमर जो है, जो आज एक पॉलिसी को 3, 4, 5% पेमेंट करता है, मुझे 12-14% पेमेंट करने पड़ेंगे। तो ये मेरे ख्याल से इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। इसलिए मैं समझता हूँ इसमें 2 चीजें बहुत जरूरी है कि ये सिस्टम में जितने भी लोग हैं सबको ऑनेस्ट होना चाहिए, स्टार्टिंग विद इंश्योरेंस कंपनी एंड एंडिंग विद कंज्यूमर, और इसमें एजेंट बीच में आता है। एक पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जो भी इंश्योरेंस लेता है उसको जल्द से जल्द
जवानी में इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर एक 70 साल का आदमी या 75 साल का आदमी इंश्योरेंस लेगा तो बीमार पड़ने का चांस उसका ज़्यादा ही है। और कंपनी देखो, आप जितना भी बोलेंगे ये सोशल सेक्टर है, ये है, वो है, लेकिन कोई भी कंपनी लॉस में तो नहीं चल सकती। आज कंज्यूमर्स होकर हम लोग एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन जैसे कंपनी को कहते हैं कि आप लॉस करके देश का नुकसान कर रहे हो। तो कल अगर यही हालत इंश्योरेंस कंपनीज की हो गई तो हम लोग वही कहेंगे कि जो टैक्स पेयर ईमानदारी में टैक्स भरता है उसके पैसे सब इंश्योरेंस में बर्बाद हो रहे हैं। तो इसके लिए कोई एक मिडिल ऑफ द रोड एक रास्ता निकालना चाहिए, यानी एक ओर से जी कंज्यूमर्स के ओर से और दूसरी ओर से कमर्शियल वायबिलिटी के हिसाब से। यानी कामत जी, अगर पूरी बातें कहें तो बात मुनाफे की है, हर आदमी अपना मुनाफा ही देखता है। कल्पना जी, आपके बेटे जो डॉक्टर हैं उन्होंने मेडिक्लेम उनको नहीं मिला। पहली बात तो जैसा उन्होंने बोला, आपने सुना ही होगा, उनकी क्या उम्र है? नहीं, उनकी उम्र जब लिया था 35 के थे, वो तो बिल्कुल हेल एंड हार्टी थे। वो खुद एक डॉक्टर हैं, हाँ उनको जी। तो ये सुविधा और बेहतर तरीके से मिलनी चाहिए थी। अब जबकि उनको नहीं मिला, क्या उन्होंने इसके खिलाफ कोई लड़ाई की? उन्होंने काफ़ी कोशिश करी, बहुत बार इनको लेटर लिखे हेरिटेज को कि आप किसी मतलब डॉक्टर से, आपके BAMS BHMS डॉक्टर्स हैं, उनसे नहीं, आप ना किसी स्पेशलिस्ट से इसकी ओपिनियन लीजिए, क्योंकि ये पेरीएनल रीजन है, ये पर रेक्टल रीजन का नहीं है, और ये मतलब मसल्स के अंदर है हेमेटोमा। तो आप ये ओपिनियन किसी और से लीजिए, ये प्री एग्जिस्टिंग नहीं है इलनेस। लेकिन उन लोगों ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उन्होंने फिर भी उसे रिजेक्ट कर दिया। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो बेस्ट से जुड़ रहे हैं हर्ष रुंगटा, जो कि CEO हैं अपना insurance.com के। आप सबको गाइड करते हैं। अब आपने सुना है कल्पना भटनागर जी जो हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, उनके बेटे डॉक्टर हैं, उन्हें खुद मेडिक्लेम नहीं मिला। क्या कहेंगे, जब उन्हें नहीं मिल रहा है तो आम आदमी क्या करेगा? नहीं, ये बात तो सही है कि आज मेडिक्लेम में सबसे बड़ी समस्या जो है, जब कस्टमर रीइंबर्समेंट के लिए जाता है तो उसमें काफ़ी डिस्प्यूट्स खड़ी हो जाती हैं, और उसमें जो ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ वाला जो एक है वो सबसे बड़ा रीज़न है। और नेचुरली चूँकि शायद TPA के स्टाफ प्रॉपर नहीं हो तो उसमें कई बार प्रॉब्लम भी होती है। तो क्लियरली ये जो भी प्रोसेस है इससे डील करने का, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। कम से कम रिस्पॉन्स क्विक हो सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि हमारे यहाँ जब कंज्यूमर इंश्योरेंस लेता है पहली बार, उस समय डिस्क्लोजर्स करने से वो कतराते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर मैं ये डिस्क्लोजर्स करूँगा तो शायद मुझे इंश्योरेंस ना मिले, या फिर लापरवाही की वजह से वो डिस्क्लोजर्स नहीं करते हैं, ब्लैंक फॉर्म साइन करके एजेंट को दे देते हैं जी। दोनों ही सूरतों में फ्यूचर में क्लेम में प्रॉब्लम आती है। तो मेरे ख्याल से ये मिश्रित है। क्लियरली इंश्योरेंस कंपनी की साइड से प्रॉब्लम है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन कुछ हद तक ये कंज्यूमर साइड की भी प्रॉब्लम है, एजुकेशन की भी प्रॉब्लम है, और थोड़े से कंज्यूमर्स हैं वो इंश्योरेंस जी, मैंने ये सवाल पहले भी पूछा था, आपने कहा एजुकेशन की प्रॉब्लम है, इंश्योरेंस कंपनीज की प्रॉब्लम है, कंज्यूमर्स की भी प्रॉब्लम है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसके लिए एजुकेट कौन करेगा कंज्यूमर्स को? पहले जब एग्जीक्यूटिव आता है तो वो इतने क्लॉज नहीं बताता, इतने टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बताता, और जब बाद में क्लेम करने की बात आती है तो अलग अलग बातें सामने आती हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एजुकेशन करना जरूरी है, और ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी करना पड़ेगा, और मीडिया का भी इसमें काफ़ी बड़ा हाथ रहेगा। जब चीज़ें जब टीवी पे डिस्कस होती हैं तो लोग देखते हैं और उनको समझ में आता है कि फुल डिस्क्लोजर करने से क्या एडवांटेज है। अपना पैसा पे हमको कई बार सवाल आता है कि मैं डिस्क्लोज अगर नहीं करूंगा कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को, तो उसको पता कैसे चलेगा। कस्टमर्स ये नहीं जानते हैं कि जब वो हॉस्पिटल में भर्ती होंगे उस समय डॉक्टर को पूरी हिस्ट्री देंगे और नेचुरली उससे क्लियर हो जाएगा। उस डॉक्टर को तो वो सही बताएंगे, वरना दवाई गलत हो जाएगी, आपका ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा जी। और ये मतलब किसी के भी फेवर में नहीं है। सेम तरीके से इंश्योरेंस साइड में बहुत प्रॉब्लम्स हैं क्लेम रीइंबर्समेंट में। ये मेरा जाती तजुर्बा भी है और कई हमारे अपना पैसा के कंज्यूमर्स का तजुर्बा भी है। तो क्लियरली पूरे प्रोसेस में इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। कल्पना जी, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगी?
नहीं, मुझे कोई सवाल नहीं पूछना। नरेंद्र करकरा जी, आप सुन रहे हैं सारी चीजें, क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? देखिए, इसमें दो भाग है, एक तो एक प्री एग्जिस्टिंग के बारे में, दूसरा है कैशलेस के बारे में। प्री एग्जिस्टेंस के बारे में अभी आपने देखा एक दूसरे का जवाब, पर उसमें ऐसा है कि सर्टन एज के बाद आपको हेल्थ चेकअप करने के बाद ही आपको पॉलिसी मिलती है, ऐसा थोड़ी सीधा देते हैं कोई। और दूसरा सवाल अपने मन में ऐसा उठता है कि आपके पास प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, इसका मतलब आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा? क्या वो आदमी इंडियन सिटीजन नहीं है कि उसको देना नहीं है? क्या गुनाह किया उसने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होने के कारण? वो एक सवाल आता है। सवाल ये कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और काफी लोग इस परेशानी तो से क्या उसको परेशान हम लोग इंश्योरेंस दे देंगे? दूसरी बात आती है कैशलेस। ये तो मुझे लगता है एक मजाक हो गया है कैशलेस। कैशलेस इज अ राइट ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन हु हैज गॉट इंश्योरेंस। आपने इंश्योरेंस लेने के बाद आपको रीपे होना ही है, उसमें राइट बताने की क्या बात है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ अभी कैशलेस स्कीम जो विड्रॉ किया, ये जो बड़ी फाइट जो चल रही है, एक बाजू पेशेंट है जो मरीज है, दूसरे बाजू हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल चलता है मरीज के कारण, इंश्योरेंस चलता है मरीज के कारण, टीपीए चलता है इंश्योरेंस के कारण, और गवर्नमेंट के पॉलिसीज। ये चारों लोग कहीं तो मरीज को संभालते हैं या तो उसको और बेहाल कर देते हैं। इसमें फायदा किधर है? अभी आप इस तरह से करते जाओगे और कैशलेस फैसिलिटी बोले नहीं कल से नहीं देंगे, विड्रॉ करोगे, तो लोगों का इंश्योरेंस से विश्वास ही उड़ जाएगा। इंश्योरेंस लेना क्यों? देखिए, डे बाय डे मेडिकल कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है, बिल्कुल। और वो कवर करने के लिए हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं। वो मिडिल क्लास का आदमी हो तो उसको भी तकलीफ होता है, ऐसा नहीं कि बिलो पॉवर्टी। सबसे बड़ी बात है कि जब ये इंश्योरेंस सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन किया गया था, तो यही था कि और ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, लोग ज्यादा से ज्यादा इसकी सुविधा ले सकें, लेकिन हालात ऐसे नहीं दिख रहे हैं। खैर, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आम इंसान हो, डॉक्टर हो या फिर कोई बैंक कर्मी ही क्यों ना हो, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज किसी की नहीं सुनती। कहने को तो ये आपका साथ जीवन के साथ और जीवन के बाद भी निभाने का दावा करते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको लूटने की फिराक में रहते हैं और सभी नियम कानून तोड़कर आपका हक मार ले जाते हैं। अशोक डांडा और शोभा डांडा एक मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। अशोक डांडा प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित हैं और उनकी इस बीमारी का दर्द बढ़ा रही है मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी। डांडा दंपत्ति ने न्यू इंडिया एश्योरेंस से मेडिक्लेम पॉलिसी काफी पहले से ले रखी है। शुरुआती दिनों में तो डांडा परिवार को अपने मेडिक्लेम्स मिलते रहे, लेकिन जैसे जैसे क्लेम की रकम बढ़ती गई, इंश्योरेंस कंपनी की आनाकानी शुरू हो गई। अर्जेंटली कहाँ से पैसा लाएगा? कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ, कुछ हो गया तो आदमी क्या, आज तो हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस है मोस्ट, इसलिए तो इंश्योरेंस लेता है कि हमारे पास इतना फैसिलिटी नहीं है। तो कोई भी हॉस्पिटल थोड़ी तुमको एडमिट करेगा विदाउट मनी। अगर तुम्हें सडनली कोई हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस वाला मिडिल क्लास फैमिली वाला है, उसको 1-2 लाख का एकदम फटका आवे तो हाउ फ्रॉम वेयर विल ही ब्रिंग? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दंपत्ति देना बैंक के रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं। बैंक में काम करने के कारण इन दोनों को इंश्योरेंस और मेडिक्लेम पॉलिसीज की अच्छी खासी जानकारी है। बावजूद इसके न्यू इंडिया एश्योरेंस इन्हें उल्टे सीधे नियमों में फंसाने की कोशिश कर रही है। यही नहीं तो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंज्यूमर कोर्ट के फैसलों को भी ताक पर रखते हुए इनके क्लेम्स क्लियर करने के लिए दुगने प्रीमियम वसूल रही है। कंपनी का रवैया तो लेटर थ्रू ही होता है, तो वी डोंट नो, बट दे सिंपली मींस दे डोंट लिसन टू अस। मीन्स वो लोग का रूल्स एंड रेगुलेशन, वो कोटिंग उसका कुछ एक क्लोज नंबर, आर्टिकल नंबर है, वो डाल के दे देते हैं। डांडा दंपत्ति के लिए मेडिक्लेम कंपनी से क्लेम्स निकालना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है।
समझ नहीं आता कि कौन ज्यादा खतरनाक है, प्रोस्टेट कैंसर या फिर मेडिक्लेम डायन। प्रत्युष भास्कर, TV9। तो इस वक्त चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक डांडा जी, जो रिटायर्ड देना बैंक के एम्प्लॉई हैं। उनसे बात करते हैं, जो कि इसके भुक्तभोगी हैं। अशोक जी, आपके साथ क्या हुआ दरअसल? जी, मैं प्रोस्टेट कैंसर से मैं 1.5-2 साल से सफ़र हुआ हूँ जी। तो पिछले व्हेन आई वेंट टू मैं री इंश्योर के लिए प्रीमियम भरने के लिए सितंबर 2009 में गया, तो मेरा जो रेगुलर प्रीमियम था 14,000 ऑड, वो मैं चेक दिया। उसके बाद मेरे को सीधा फ़ोन आया मेरे एजेंट का कि नहीं, तुम्हारा रिन्यू नहीं होएगा बिकॉज तुम्हारा जो मेरा और वाइफ का जॉइंट पॉलिसी है। तो मेरा क्लेम था, इट वाज ऑलमोस्ट फुल क्लेम मेरा यूटिलाइज हुआ था बिकॉज ऑफ कैंसर। तो उन्होंने कहा कि एज पर आवर 2007 गाइडलाइंस, एज पर आवर अंडरराइटिंग गाइडलाइंस ऑफ इंडिविजुअल मेडिक्लेम 2007 वेयर द एवरेज क्लेम रेशियो इज़ मोर देन 75%। उनका कहना है कि अगर 75% क्लेम तुम्हारा रेशियो हुआ तो हम प्रीमियम तुम्हारा डबल कर देंगे। तो अभी मेरा प्रीमियम अभी हो गया 15,000 से, मेरा आपका प्रीमियम बढ़ गया, डबल हो गया ना, मेरा डबल हो गया, वाइफ का सेम रहा, यानी 8 और 8 16 प्लस वाइफ का 8 24, इसलिए 15,000 से मेरा 24,000, अब नियरली 25,000 हो गया। नाउ माई पॉइंट इज दैट सपोजिंग एवरी ईयर मैं 75% क्लेम करता हूँ, मैं और मेरी वाइफ भी क्लेम करती है, गॉड फॉरबिड, तो क्या मैं एवरी ईयर दूसरा साल में 50,000 दूंगा, तीसरा साल 1 लाख दूंगा, चौथा साल 2 लाख दूंगा, फॉर अ कवर ऑफ 2 लाख आई विल पे प्रीमियम ऑफ 2 लाख इन द 4th ईयर? यही बात हम हर्ष रुंगटा जी से पूछते हैं, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हर्ष रुंगटा जी, अगर कंपनीज करार के मुताबिक अपने कंज्यूमर्स को सुविधा नहीं देती तो क्या ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है? खैर, मोर देन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये ब्रीच ऑफ रेगुलेशन है। अगर ऐसा है तो IRDA के जो रेगुलेशंस है उसके मुताबिक 2 चीजें हैं। पहली बात तो इंश्योरेंस कंपनी रिन्यूअल से मुकर नहीं सकती जस्ट बिकॉज क्लेम हुआ है। सेकंड, इसको लोडिंग कहते हैं, जो उनको हुआ है वो लोडिंग है। अब IRDA ने जो भी पॉलिसीज जुलाई के बाद पास हुई हैं उसमें ये क्लियर कहा है कि जो भी लोडिंग स्ट्रक्चर है वो आपको पॉलिसी में देना होगा शुरू से। अगर आपके पॉलिसी में वो नहीं है कि लोडिंग आपका इतना किया जाएगा, अगर आपका क्लेम इतना है, तो वो नहीं कर सकते। ये IRDA को कंप्लेंट इनको करना चाहिए और इनको पक्का रिलीफ मिलेगा। यानी आप ये मानते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी बनती है इनकी? अगर कॉन्ट्रैक्ट में है तो, और ये IRDA ने कंपलसरी कर दिया है कि इसको आपको इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में डालना पड़ेगा। दे कैन नॉट रेफर टू कोई इनकी इंटरनल गाइडलाइंस को रेफरेंस नहीं दे सकते जी। अगर इनके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये है तो ही कर पाएंगे। अरुण सक्सेना जी, हम आपसे आखिरी में, हमारे पास वक्त की कमी है, हम आपसे आखिरी में पूछना चाहेंगे, किस पर फिक्स होती है जिम्मेदारी? जिम्मेदारी तो इंश्योरेंस कंपनी की फिक्स होती है, और वो तो कॉन्ट्रैक्ट होता ही है। जो इंश्योरेंस आप लेते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक इंश्योर्ड के ऊपर और इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, वो होगी इनके इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। MS कामत जी से भी हम पूछेंगे, किस पर फिक्स होती है जिम्मेदारी ये? नहीं, मैं आपका प्रश्न समझ नहीं सका। ये जो भी परेशानी आ रही है, आखिर किस पर फिक्स होती है जिम्मेदारी ये? जैसे मैंने पहले ही कहा था, एक्चुअली इंश्योरेंस इज सपोज टू बी विन विन सिचुएशन। अनफॉर्चुनेटली यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सबको लूज लूज सिचुएशन हो रहा है। कंपनियां भी चिल्ला रही हैं, हॉस्पिटल्स भी चिल्ला रहे हैं, कंज्यूमर्स भी चिल्ला रहे हैं। तो ये आखिरी इनका जो केस है, मेरे ख्याल से वो प्रीमियम बढ़ाना बीमार होने के बाद, ये एक बहुत गलत काम है। प्रीमियम शुड बी यूनिफॉर्म, ये मेरी राय है। तो बिल्कुल प्रीमियम बढ़ाना गलत बात है, विन विन सिचुएशन नहीं रही। फिलहाल हमारे पास वक्त की कमी है, लेकिन पूरी चर्चा के बाद एक बात तो साफ है, बीमा कंपनीज अपना सोच रही हैं, हॉस्पिटल्स अपना सोच रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज अपनी सोच रही हैं, लेकिन आम आदमी की सोचने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है जो आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए कोई ठोस कदम उठा सके। फिलहाल आप सभी हमारे साथ इस चर्चा में शरीक हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए TV9।